जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यूपी स्पेशल के लिए रहेगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 होगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा और प्रैक्टिस सेट में आपको 30 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक भी कर सकते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करिए। चलिए इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे और ये बेहतरीन सेट रहेगा आपके आने वाले कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न जो कि आपके कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यूपी कांस्टेबल 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? फतेहपुर, जौनपुर, महोबा या श्रावस्ती। ऐसा कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महोबा। ठीक है, कुल मिलाकर के बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से जिले हैं वो? जैसे चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, झांसी है, हमीरपुर है, जालौन है और ललितपुर है। ये 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी हमसे क्वेश्चन अलग हट के पूछेगा तो हमसे पूछ लेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो आप लोग याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी है। बात करें अगर हम सबसे छोटे जिले की, तो सबसे छोटा जिला जो है वो है हापुड़। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये चंदौली जिले में पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि लायन सफारी कहाँ पर है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इटावा में है। बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये लखीमपुर खीरी में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो बिजनौर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? गेहूं, जौ, गन्ना या फिर चावल? देखिए, गेहूं, जौ और गन्ना में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर मौजूद है। इसके अलावा भी जैसे आलू हो गया, आंवला हो गया, तरबूज हो गया, आम हो गया, खरबूज हो गए, इन सभी में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। बात करते हैं चावल में, तो चावल में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक है, इसी में हमारा पहला स्थान नहीं है, बाकी सभी चीज़ों में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चावल में हमारा दूसरा स्थान है और पहला स्थान जो है वो पश्चिम बंगाल का है। किस राज्य का है? वो है पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य फसल कौन सी है? रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें, केवल रबी फसलें, खरीफ और रबी फसलें या केवल जायद की फसलें? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपसे पूछी जा रही हैं, तो ये तीनों ही हो जाएंगी, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। चलिए एक एक मिनट दे देते हैं इन सभी को समझने के लिए कि अगर बात करें रबी फसल की, तो रबी फसल जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में उगाई जाने वाली फसल है, जिसके अंदर आपकी सरसों है, गेहूं है, चना है, मटर है, जौ आते हैं। ठीक है, बात करते हैं खरीफ फसल की, तो इसके अंतर्गत धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंग, मूंगफली और कपास आते हैं और इसे वर्षा ऋतु की फसलें भी कहा जाता है। इसकी खेती जुलाई से सितंबर के मंथ में की जाती है, खरीफ फसलों की। ठीक है, बात करते हैं जायद फसलों की, खेती है वो मार्च से जून के मंथ में की जाती है। तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, आदि चीज़ें जायद फसल के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूज उत्पाद कहा जाता है। तो ये कौन सी घास है?
ये आपको बताना है। क्या ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा बहिया, दूसरा है सरपत, तीसरी है दूब और चौथी है दूरवा। ठीक है, कौन सी घास है? तो ये सरपत घास है। इसको मूंज घास के नाम से भी जाना जाता है और ये सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाने के काम में आती है ये घास। ठीक है, अमेठी के तराई क्षेत्र में ये घास उगती है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं सरपट जो होती है वो एक कुश की तरह एक प्रकार की घास होती है जिसमें टहनियाँ नहीं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है? वर्षाजनक, शारदा सहायक, रामगंगा या फिर गंडक परियोजना। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो सम्मिलित है वो है शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक परियोजना। ये जो है वो प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत आती हैं, लेकिन वर्षाजनक जो है वो नहीं आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 1973-74 में 3 समावेश विकास परियोजनाओं जैसे कि शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक को शुरू किया गया था। बात करते हैं शारदा नहर की। ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर क्या है, तो उसका नाम है शारदा नहर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एंड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है? आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में। कंप्यूटर एंड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ये भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है जहाँ औद्योगिक उत्पादन की डिज़ाइन तैयार की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगर ये क्लास आपको महत्वपूर्ण लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो क्या सोच रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हमारे ये चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? लोहा एवं इस्पात, पटसन, चमड़ा या फिर चीनी। बात करते हैं परंपरागत उद्योग की बात की जाएगी जब उत्तर प्रदेश की, तो वो बात होगी चीनी की। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक परंपरागत उद्योग कौन सा है इनमें से? तो वो हो जाएगा चीनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी है, आजमगढ़ है, बुलंदशहर है या फिर बाराबंकी है। अगर बात हो रही है काली मिट्टी के बर्तनों की, किस जिले के प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में? तो वो प्रसिद्ध है आजमगढ़ में। आजमगढ़ में काली मिट्टी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है जिससे बर्तनों का निर्माण किया जाता है। बात करते हैं ये शहर किसने बसाया था? तो नवाब आजम शाह ने बसाया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम आजमगढ़ पड़ गया था। बात करें 15 नवंबर 1994 में 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ को बनाया गया था। बात हो रही है आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जान लीजिएगा कि आजमगढ़ में कुल 8 तहसीलें हैं, 22 ब्लॉक हैं, 11 विधानसभा सीटें हैं और 2 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, ये आपको चीज़ें ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए, सीमेंट के लिए या मीनाकारी काम के लिए? तो वो सभी को पता है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए। पिछली क्लास में बहुत बार आपको बता चुका हूँ, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी कांच के सामान भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि झूमर वगैरह हो गया। इसे प्राचीन काल में चंद्रबार के नाम से जाना जाता था फिरोजाबाद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है? लखनऊ को, मुरादाबाद को, प्रयागराज इलाहाबाद को या फिर खुर्जा को? बात होगी सिरेमिक सिटी की, तो सिरेमिक सिटी उत्तर प्रदेश में खुर्जा सिटी को कहा जाता है। ये आपके बुलंदशहर में पड़ता है। बात करते हैं कुछ सिटियों के बारे में, जैसे कि सपनों का शहर आपसे पूछ लिया जाए तो वो मुंबई याद रखिएगा। अगर आपसे नवाबों का शहर पूछ लिया जाए तो लखनऊ को याद रखिएगा। सिटी ऑफ ताज पूछ लिया जाए, आगरा याद रखिएगा।
और अगर आपसे पूछा जाए 3 नदियों का संगम कहाँ पर स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। दूसरा है कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कूट दिया गया है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 और ना ही 2। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, बात करते हैं कुशीनगर में जो हवाई अड्डा तैयार किया गया है, ये हवाई अड्डा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 20 अक्टूबर 2021 में। ठीक है, ये यूपी का तीसरा हवाई अड्डा बना। बात करें अगर हम पहले ऑप्शन की, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो लैंड करने वाली पहली फ्लाइट थी वो श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात करते हैं कुशीनगर में उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, तो ये चौथा नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा तीसरा। ठीक है, ये क्या होगा? तीसरा होगा। तो इसमें ऑप्शन दूसरा तो गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, केवल पहला। ठीक है, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ये भी प्रश्न हमसे पूछा गया। तो कुल मिला के 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1790 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में, 1796 ईस्वी में, या फिर 1797 ईस्वी में? बात हो रही है अंग्रेजों के अधिकार की और बात हो रही है प्रयागराज के किले की। तो प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार 1997 ईस्वी में किया गया था। इसके पीछे जो इतिहास है उसको जान लेते हैं। तो शुजाउद्दौला के बाद अस्फाउद्दौला और फिर उसका भाई शहादत अली अवध का नवाब बन गया था, जिसने प्रयागराज सहित कई क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक है, तो वर्ष 1797 ईस्वी में ये अंग्रेजों के अधीन हो चुका था, या फिर यूँ कहें कि अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। ठीक है, प्रयागराज के किले के ऊपर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा पर, यमुना पर, नर्मदा पर, या फिर कृष्णा पर? ये है आपकी यमुना नदी पर, ये आपके जालौन जिले में पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं यमुना नदी कुल मिलाकर के 19 जनपदों से होकर के गुजरती है। इनमें से कुछ याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछा जाए तो सहारनपुर याद रखिएगा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, बुलंदशहर, जालौन और प्रयागराज, जो कि यमुना नदी पर बसे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पांचाल, अंग, सूरसेन या मृत्स्य? यूपी कांस्टेबल 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है और इस तरीके के प्रश्न हमारे कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया। तो इसको कहा जाता था सूरसेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं पांचाल क्षेत्र की, तो ये पांचाल जो है वो प्रेजेंट टाइम पर कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं? तो वो बरेली है, फर्रुखाबाद है और बदायूं है। बात करते हैं मृत्स्य की, इसके अंतर्गत राजस्थान राज्य आता है। और बात करते हैं अंग की, तो ये बिहार का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं? बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से या रामपुर घराने से? बात करते हैं प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन का संबंध किस घराने से है? तो वो किराना घराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं बनारस घराने से रिलेटेड कुछ प्रमुख गायकों की, तो याद रखिएगा पंडित राम सेवक मिश्र हैं, शिव नारायण मिश्र हैं और नागेंद्र नाथ भट्टाचार्य हैं। ये बनारस घराने से आते हैं। बात करते हैं लखनऊ घराने की, तो लखनऊ घराने से नसीर खां को, गुलाम हुसैन को और गणपत राव को। ठीक है, ये लखनऊ घराने से आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मेले हैं और सूची 2 में जिले हैं। गोविंद साहब,
कैलाश मेला, सैयद सलार, शाकंभरी देवी। तो गोविंद साहब जो मेला है ये आपका कहाँ पर लगता है ये आपको बताना है। तो जो गोविंद साहब है ये आपका आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ठीक है, बात करते हैं कैलाश मेला की तो ये आगरा में लगता है। बात करते हैं सैयद सलार की तो ये आपका बहराइच में लगता है। बात करते हैं शाकंभरी देवी मेला की तो ये सहारनपुर में लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले का तीसरा है, ठीक है, और दूसरे का चौथा है, दूसरे का चौथा है, तीसरे का पहला है, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हमारे सामने अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ढोला मारू, रसिया, बेहरा, कजरी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की। तो प्रमुख लोकगीत आप लोग को ध्यान रखने हैं चैती, ढोला, विवाह गीत, रसिया, सोहर, कजरी, आला, बेरहा। ये प्रमुख लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। तो रसिया भी इसमें आ गया, कजरी भी आ गया, बेरहा भी आ गया, लेकिन ढोला मारू जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ये आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते थे? बिरहा, रसिया, चैती या फिर कजरी। यूपी कांस्टेबल 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। बात करते हैं बारिश के मौसम में उत्तर प्रदेश में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो वो गाया जाता है कजरी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि बारिश के मौसम में कजरी गीत को गाया जाता है। बात करते हैं ये किस जिले में सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं? तो ये मिर्जापुर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, बात करते हैं बिरहा की तो ये शुभ अवसरों पर गाया जाने वाला एक लोकगीत है। बात करते हैं रसिया की तो भगवान कृष्ण की उपासना करते समय ऐसे लोकगीत गाए जाते हैं। और बात करते हैं चैती की तो चैती जो है वो फागुन पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा के दौरान गाए जाने वाले गीत हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है? वाराणसी में, इलाहाबाद में, बनारस में, अयोध्या में। ये बहुत बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो ये इलाहाबाद प्रयागराज में लगता है। ठीक है, हर छठे साल अर्ध कुंभ मेला लगता है और हर 12वें साल में महाकुंभ लगता है। बात करते हैं भारत में कुल 4 शहरों में आपके कुंभ मेला आयोजित होते हैं। नाम याद रखिएगा, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? सैयद आगा हसन काश्मीरी, नवाब वाजिद अली शाह, बाबू गोपाल चंद्र, एलियस गिरधर दास और पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इनके बारे में याद रखिएगा, इन्हें ठुमरी संगीत विधा के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बनरावत की, थारू की, सहरिया की या फिर दुरिया की। जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है थारू की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं थारू जनजाति की जनसंख्या की प्रतिशत की तो 77.4% की यहाँ की जनसंख्या है। इसके बाद बुक्सा जनजाति दूसरे नंबर पर आती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है? पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है झांसी, तीसरा ऑप्शन है बांदा, चौथा ऑप्शन है बरेली में। तो ये झांसी में हो रही है या हो चुकी है। ठीक है, ये बात हो रही है 2014 की। ठीक है, 2014 के आसपास की बात है ये। और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में बनाया गया है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? सैफई में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर मेरठ। गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का पहला आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ पर
क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी की ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनें। सूची 1 में संस्थान है, सूची 2 में स्थिति है। कहाँ पर कौन सा संस्थान स्थित है ये आपको बताना है। बात करते हैं पहले की, तो बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट दिया गया है। दूसरे पर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट दिया गया है। तीसरे पर नेशनल जामला इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी दिया गया है। बात करते हैं चौथे नंबर पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल दिया गया है। पहला जो है बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये आपका नोएडा में पड़ता है। ठीक है, बात करते हैं अगले सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो ये आपका लखनऊ में पड़ता है। बात करते हैं नेशनल जामला इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी की, तो ये आगरा में स्थित है। और बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल की, तो ये मेरठ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कानपुर में 1966 ईस्वी में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर पहला है कि राजा राम छत्रपति विश्वविद्यालय। दूसरा है छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय। तीसरा ऑप्शन है छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। चौथा है पेशवा बाजीराव विश्वविद्यालय। तो 1966 ईस्वी में कानपुर में एक मराठा राजा के नाम पर इसको रखा गया, जो थे छत्रपति साहूजी महाराज के नाम पर ये विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि छत्रपति साहूजी महाराज ये कौन थे, तो ये मराठा शासक थे। ये छत्रपति शिवाजी के पौत्र और संभाजी के पुत्र थे। इन्हीं के नाम पर ये विद्यालय का नाम पड़ा था। ठीक है, स्थापना याद रखिएगा कब हुई थी, 1966 ईस्वी में। कहाँ पर है, कानपुर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में स्थानीय शासन निकायां हैं। नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है, विकास प्राधिकरण है और चौथा है नगर निगम। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनें। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कौन से स्थानीय शासन इकाइयाँ हैं। तो आप सभी बता सकते हैं क्या नगर पंचायत हैं, तो आप बोलोगे यस, उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतें मौजूद है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद हैं, तो यस ये भी सही है। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, क्या विकास प्राधिकरण है उत्तर प्रदेश में, तो ये नहीं होगा। बात करते हैं नगर निगम की, तो ये भी स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो पहला, दूसरा और चौथा, इसमें पहला दूसरा है तो ये कट जाएगा, इसमें दूसरा तीसरा है तो ये भी कट जाएगा, इसमें दूसरा तीसरा चौथा है, हमको तीसरा नहीं चाहिए तो ये भी कट जाएगा। राइट आंसर केवल 1, 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 8 वर्ष। लोकायुक्त की जो पद अवधि है वो है 8 वर्ष की। इससे पहले ये 6 वर्ष की हुआ करती थी। वर्तमान में अगर आपसे लोकायुक्त पूछ लिए जाएं उत्तर प्रदेश के, तो संजय मिश्रा हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है। गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, कानपुर नगर है या फिर लखनऊ है। बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले की, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर स्थित हैं, तो ये गौतम बुद्ध नगर के है। इसकी साक्षरता दर 2011 के हिसाब से 80.12% की है। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन के हिसाब से गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद की साक्षरता दर जो है वो 78.01% की है। ठीक है, बात करते हैं कानपुर नगर की, तो कानपुर नगर की है 79.7% की। ठीक है, और लखनऊ की बात हो रही है तो 77.29% की साक्षरता दर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो 67.7% की साक्षरता दर यूपी की है। इसके अंदर बात करते हैं पुरुष की, मेल की और फीमेल की। तो मेल की बात हो रही है, मेल की साक्षरता दर जो है वो 77.3% की है। और बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं की 57.3% की है। इसके अलावा भी अगर आपसे भारत की साक्षरता दर आपसे पूछी जाए तो 74.04% की साक्षरता दर
ये हमारे भारत की साक्षरता दर। आगे बढ़ेंगे और अगला अंतिम प्रश्न आज की क्लास का रहेगा, ये भी देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? इलाहाबाद की, आगरा की, मुरादाबाद की या फिर गाजियाबाद की? इस क्वेश्चन में हमसे जनसंख्या के मामले में पूछा जा रहा है सबसे बड़ा जिला। तो सबसे बड़ा जिला जो है वो प्रयागराज या फिर इलाहाबाद हो जाएगा, जिसकी जनसंख्या लगभग 59 लाख है। ठीक है। अगर हमसे सबसे छोटा जिला पूछा जाता तो वो हो जाता आपका महोबा। ठीक है, जिसकी जनसंख्या लगभग 8 लाख के आसपास है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए इस क्लास को एंड करते हैं। ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेगी। क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।